नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते आ रहे थे एवोल्यूशन की और लास्ट क्लास में हमने जितने भी साइंटिस्ट एवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे उन सब की हमने क्या पढ़ी थी, थ्योरीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी, नियो लेमार्किज्म पढ़ा कि लेमार्क ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे उनमें क्या हुआ, कुछ चेंज किया गया, उनमें क्या हुआ, कुछ चेंज किया गया और उससे एक नई थ्योरी निकाली एवोल्यूशन की जिसको बोला नियो लेमार्किज्म। इतनी बात समझ आई। हमने थॉमस मैल्थस का काम किया कि थॉमस मैल्थस ने तीन चीजें बोली थी कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है, विदाउट एनी चेक बढ़ सकती है। ठीक है, हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन चेक कौन लगाता है, नेचर लगाता है। अब पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए फूड चाहिए। अब जो फूड है वो तो अरिथमेटिकली ग्रो करता है, मतलब जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है वैसे फूड ग्रो नहीं करता है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक इम्बैलेंस आएगा। क्या आएगा, एक इम्बैलेंस आएगा जब लोग तो बहुत सारे होंगे लेकिन फूड क्या होगा, फूड कम होगा। और यही इम्बैलेंस होगा जब क्या जनरेट होगी, हंगर जनरेट होगी, एपिडेमिक्स जनरेट होगी एंड कोई भी तरीके का नेचुरल कलामिटी आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, वॉर हो सकता है, हमारे पास में फ्लड्स आ सकते हैं और इन सब से क्या होती है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती है। तो ये था मैल्थस का काम। तो मैल्थस ने क्या बोला, नेचर के पास बहुत सारे तरीके हैं पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। अब मैल्थस ने अपने इसी काम को एक ऐसे में लिख के पब्लिश किया था और ये ऐसे किसने पढ़ लिया था, चार्ल्स डार्विन ने पढ़ लिया था और इसी से इन्फ्लुएंस होकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी। किसकी थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, जैसे कि फूड है, टेम्परेचर है, मे बी वाटर कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ में, टाइम के साथ में बदलती रहती हैं। और इन्हीं चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्या पड़ता है, हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पे असर पड़ता है। अब इस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में या इन एग्जिस्टिंग स्पीशीज में जो बहुत सारी स्पीशीज है उनमें क्या होता है, जो स्पीशी इस कैरेक्टरिस्टिक चेंज के साथ में सरवाइव कर जाती है, कोप अप कर जाती है, वो तो क्या कर लेती है, जिंदा रह लेती है, सरवाइव कर लेती है, ग्रो कर लेती है और क्या कर लेती है, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स बना लेती है। तो वो स्पीशी तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन यही कैरेक्टरिस्टिक कुछ स्पीशी के लिए क्या हो जाते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं। मतलब वो स्पीशीज ऐसे कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाती एंड इवेंचुअली वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही हमारे डायनासोर्स क्या थे, जब हमारा उस टाइम पे, हमारे जुरासिक पीरियड के टाइम पे हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल रही थी, तो वो कंडीशंस हमारे डायनासोर्स के लिए क्या नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी एंड इसलिए डायनासोर्स क्या हुए, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चले गए। लेकिन जो स्पीशीज उस टाइम पे सरवाइव कर गई और उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और उन्होंने अपने जैसे और पॉपुलेशन बनाए, वो आज भी हमारे को दिखाई देते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ एम्फीबियंस एंड अ लॉट ऑफ रेप्टाइल्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया था, ऐसे ही हमने काफ़ी सारी नई नई थ्योरीज पढ़ी थी, काफ़ी सारी नई नई थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। किसकी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल मेकअप कैसे उसको इवॉल्व करने में मदद करता है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज होती हैं, क्या होती हैं, मेटाबॉलिक
कैपेबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग लिविंग फॉर्म्स की, वो उनको मदद करती हैं क्या करने में, सर्वाइव करने में। क्या करने में, सर्वाइव करने में मदद करती हैं। अब जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, वही क्या होंगी, वही उनके सर्वाइवल के लिए या नेचुरल सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। आ रही है बात समझ में? तो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कंट्रीब्यूट टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब हमारे अंदर कोई ऐसी अगर कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें एक एज देकर जा रही है दूसरी स्पीशीज के ऊपर और हमें ज़्यादा सर्वाइव करा पा रही है, हमें रिप्रोड्यूस करने का चांस ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या कर रही है, वो हमारे एवोल्यूशन में मदद कर रही है। दैट इज़ हेल्पिंग अस टू इवॉल्व बेटर। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो हम सबसे छोटी लाइफ स्पैन वाले ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं, यानी कि हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं। एंड ये जो बैक्टीरिया है ये अराउंड 20 मिनट्स में अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना लेता है कि नहीं है? तो ठीक है भाई, हमने बैक्टीरिया लिया और हमने बैक्टीरिया को क्या दिया, एक मीडियम दिया खाने का जिस पे वो ग्रो कर सकता है, और उस मीडियम का नाम था, हमने एक्स रख दिया। आ रही है बात समझ में? अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी स्पीशीज़ क्या है, बैक्टीरिया की स्पीशीज़ ए है, बैक्टीरिया की स्पीशीज़ क्या है, ए है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है मीडियम एक्स के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मीडियम पे ये ग्रो कर रहा है। और अगर हम इसको एक्चुअली में देखना चाहें तो ये क्या है, हमारी पेट्री डिश है, और पेट्री डिश के अंदर क्या है, हमारा मीडियम है। पेट्री डिश के अंदर हमारा क्या है, मीडियम है। मान लो ये हमारा क्या है, पेट्री डिश के अंदर ये हमारा एक्स मीडियम है, ठीक है। अब इस एक्स मीडियम के ऊपर कौन उग रहा है, कौन ग्रो कर रहे हैं, हमारे ए बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। तो ये लो, ये ए की येलो येलो कॉलोनीज हमने पूरे मीडियम पे ग्रो कर दी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया, थोड़ी सी मीडियम के अंदर ट्वीकिंग करी। हमने क्या किया, थोड़ी सी मीडियम के अंदर ट्वीकिंग करी, चेंज किया, और मीडियम को हमने एक्स से क्या बना दिया, एक्स डैश बना दिया। मतलब कि हो सकता है हमने प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर दिया हो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करी जिससे कि हमारे मीडियम का नेचर बदल गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे ग्रो कर रहे थे, ये कौन ग्रो कर रहे थे, हमारे ये हमारे ए बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। अब इनमें एक अलग मीडियम को कंज्यूम करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होएगा, क्योंकि इनको पहले ये किस पे ग्रो कर रहे थे, एक्स पे, अब इनको ग्रो करना है एक्स डैश पे। किस पे ग्रो करना है, एक्स डैश पे ग्रो करना है, ठीक है। तो जब ये एक्स डैश पे ग्रो करेंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे फूड का मीडियम चेंज हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है, मतलब कि यहाँ पर ए में भी कुछ चेंज आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ में तो चेंज नहीं आया, कुछ में तो चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ ए वाले बैक्टीरिया ने अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, और उन्होंने एक नया बैक्टीरिया, एक नई स्पीशी बना ली, और इस स्पीशी को हम बोल देते हैं बी। इस स्पीशी को हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। नाउ दिस बी स्पीशीज कैन इजीली कंज्यूम मीडियम एक्स डैश। अब ये जो बी स्पीशी है ये आसानी से एक्स डैश मीडियम खा सकती है, और जब खाएगी तो ग्रो करेगी, ग्रो करेगी तो रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो ए बैक्टीरिया है ये इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। तो जब कंज्यूम नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, ग्रो नहीं करेगा, तो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा। तो इवेंचुअली हमारे पास में नेक्स्ट जनरेशन में हमारे को नेक्स्ट प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाले हैं, नेक्स्ट प्लेट पे हमारे को एक्स डैश वाले मीडियम पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स डैश वाला मीडियम है जो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, यस और नो, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बी वाला बैक्टीरिया मिलने वाला है। कौन सा मिलने वाला है, बी बैक्टीरिया मिलने वाला है, जिसने खुद को क्या किया है, खुद को चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? तो हियर वी ओनली फाइंड
बी बैक्टीरिया ग्रोइंग, बी बैक्टीरिया ग्रोइंग। अब ये जो चेंज हमारे को देखने को मिला, ये हम कह सकते हैं कि विद इन अ स्पैन ऑफ एन आवर और 2 आवर्स हमारे को ये चेंज देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन है वो क्या है? छोटा है। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन जो है वो क्या है? छोटा है। एंड इस लाइफ स्पैन की वजह से हमारे को क्या देखने को मिला? हमारे को बैक्टीरियल एवोल्यूशन देखने को मिला। बैक्टीरिया में क्या देखने को मिला? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने को मिला। और ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ थ्रू दी लाइफ स्पैन। क्यों हुआ या क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो लाइफ स्पैन है बैक्टीरिया का वो बहुत ही छोटा है। अब यही अगर हम बात करें, हम फिशेस की बात करते हैं या हम बात करते हैं चिकन्स की, फाउल की, हेन की, तो उनमें तो लाइफ स्पैन बड़े बड़े हैं। यस और नो? कोई साल भर में अपनी रिप्रोडक्शन करता है, कोई 2 साल में अपनी रिप्रोडक्शन करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मतलब कि हमारे को चेंज देखने में ना जाने कितने साल लग जाएंगे। यस और नो? सो ऐसे ही जैसे लाइफ स्पैन एक क्या है? हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि हमारे को एवोल्यूशन देखने में मदद करते हैं। दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने में मदद करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम बोल रहे हैं दैट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स डिपेंड्स या इज लिंक्ड to the lifespan or the life cycle of an organism। जो हमारा क्या है? जो हम न्यू फॉर्म देख रहे हैं, जो हम क्या देख रहे हैं? न्यू फॉर्म देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का, वो हम कैसे देख सकते हैं? या तो लाइफ साइकिल के बेसिस पे या फिर लाइफ स्पैन के बेसिस पे। तो अभी हमने छोटे लाइफ स्पैन में देखा, माइक्रोब्स में देखा, तो हमारे को दिखा ये माइक्रोब्स में क्या दिखा? दैट माइक्रोब्स मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियन विद इन आवर्स। यस और नो? पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन कितने मिनट्स में बन जाता है? 18 to 20 मिनट्स में बन जाता है। लेकिन यही अगर हम फिश और फाउल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को तो बहुत साल लग जाएंगे ऐसी चेंज देखने में। यस और नो? क्या लग जाएंगे? बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे ऐसी चेंजेस देखने में। इतनी बातें समझ आ रही हैं? इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने देखा कि जो ए बैक्टीरिया है, जो क्या था? जो हमारा ए बैक्टीरिया था, राइट, और जो हमारा बी बैक्टीरिया था, इनमें से इवेंचुअली आगे बढ़ा कौन? ग्रो कौन कर पाया? इनमें से इवेंचुअली आगे बढ़ा हमारा बी। इसने ग्रो भी किया, इसने क्या किया? रिप्रोड्यूस भी किया। इसने क्या किया? इसने रिप्रोड्यूस भी किया और अपने जैसे और इंडिविजुअल्स भी बनाए। तो इसकी क्या हो गई? इसका एवोल्यूशन हो गया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया। मतलब हम ए से कहाँ आ गए? बी से आ गए। ए क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? क्योंकि ना वो कंज्यूम कर पाया फूड को, ना वो ग्रो कर पाया और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर पाया। बी ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था, बी ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था XZ वाला मीडियम कंज्यूम करने के लिए, तो वो ग्रो कर पाया और रिप्रोड्यूस कर पाया एंड इसीलिए वो सेलेक्ट हो गया क्योंकि इट वाज फिट टू सर्वाइव। इट वाज fit to survive। So natural selection क्या करता है? selects for fitness। जो नेचर है किसको सेलेक्ट करती है सर्वाइवल के लिए? जो फिट होता है। और जो फिट होता है वो क्या करता है? अपने सराउंडिंग्स के लिए अडेप्ट करता है। उस फिट ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? एबिलिटी टू अडेप्ट। इट हैज द एबिलिटी टू अडेप्ट। और अगर अडेप्ट करने की एबिलिटी है तो नेचर आपको सेलेक्ट कर लेगी। नेचर क्या करेगी? आपको सेलेक्ट कर लेगी एंड यू विल गेट अ चांस टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ योर ओन स्पीशीज। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स उनमें क्या कर पाते हैं? बेटर अडेप्ट कर पाते हैं एंड सर्वाइव कर पाते हैं देन अदर्स। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अडेप्टिव एबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? अडेप्टिव एबिलिटी। एंड दिस अडेप्टिव एबिलिटी इज
inherited and has a genetic basis. तो चार्ल्स डार्विन ने तो ये जेनेटिक बेसिस की बात ही नहीं करी थी. चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, नेचर में चेंज होता है, जो उसमें सरवाइव कर जाता है वो तो क्या होता है, फिटेस्ट होता है, वो इवॉल्व कर लेता है, वो अपनी प्रोजेनी बना लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो खत्म हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है. लेकिन उन्होंने कहीं भी किसके बारे में बात नहीं करी, जीन के बारे में बात नहीं करी. और जीन ने कि कौन बता के गया था जीन को मेंडल बता के गए थे. और मेंडल के तो काम को चार्ल्स डार्विन ने देखा तक भी नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया सरासर. लेकिन इसी काम को किसने ध्यान दिया, या इसी काम को किसने आगे बढ़ाया, इसी काम को आगे बढ़ाया हमारे ह्यूगो डीवरीज ने. ह्यूगो डीवरीज ने क्या बोला, ह्यूगो डीवरीज ने बोला कि आपके जो क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ म्यूटेशन हो रहा है. और ये जो म्यूटेशन है ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा सडन म्यूटेशन होता है. तो हमारे पास में कौन आए, हमारे पास में आए ह्यूगो डीवरीज. ठीक है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दी अपनी म्यूटेशन थ्योरी. इन्होंने क्या दी, इन्होंने दी हमारी म्यूटेशन थ्योरी. और ये म्यूटेशन थ्योरी का कहाँ से आया आइडिया, जब हमारे को ये पता चला कि जो अडेप्टिव एबिलिटी है वो क्या है, जेनेटिक बेसिस पे आती है, मतलब कि इट इज इनहेरिटेड, पिछली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आएगी. यस और नो. तो हमारे पास में ये क्या हुआ, ह्यूगो डीवरीज लेकर आए अपनी म्यूटेशन थ्योरी. इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर. किस पे काम किया, इन्होंने काम किया इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर, इयोनेथेरा लेमार्कियाना पे, साइंटिफिक नेम है उसका. ठीक है, आगे भी अपन पढ़ेंगे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले लिए नॉर्मल प्लांट्स. क्या लिए इन्होंने, नॉर्मल प्लांट्स लिए. ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को. इन्होंने लिए नॉर्मल प्लांट्स. ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स में इन्होंने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई. नॉर्मल प्लांट्स में इन्होंने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई. और सेल्फिंग करवा कर क्या बनेंगे, प्लांट से सीड्स बनेंगे. और सीड्स को जब इन्होंने ग्रो किया सो करके, तो इनको क्या मिले, इनको मिले सेम अपने जैसे प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट्स. और ये नॉर्मल प्लांट्स मेजॉरिटी थे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सीड्स ने क्या दिया, मेजॉरिटी ऑफ द सीड्स ने नॉर्मल प्लांट्स दिए. लेकिन जो सीड्स ने क्या प्रोड्यूस करे, डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करे. क्या प्रोड्यूस करे, कुछ सीड्स ने डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करे, डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करे. आ रही है बात समझ में. तो डिफरेंट प्लांट्स को फिर उन्होंने क्या करवाया, फिर सेल्फिंग करवाई. तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स कैसे आए, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स डिफरेंट जैसे ही आए, इनके जैसे. यस और नो, डिफरेंट आए प्लांट्स, मेजॉरिटी. ये क्या थे, मेजॉरिटी प्लांट्स थे. एंड जो हमारे पास में क्या थे, डिफरेंट प्लांट्स से भी डिफरेंट थे, डिफरेंट देन डिफरेंट प्लांट्स. ये थोड़े कम थे पर ये आए जरूर. इनका नंबर क्या था, इनका नंबर कम था, लेकिन ये आए जरूर. तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस वर्क से, ठीक है, हमारे ह्यूगो डीवरीज ने क्या प्रूव किया या क्या दिया, म्यूटेशन थ्योरी दिया. अब उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है वो क्या है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन एक लार्ज सडन चेंज है. क्या है, लार्ज सडन चेंज. और ये क्या हो जाता है, सिंगल स्टेप में ही हो जाता है. कैसे हो जाता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है. इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोला, इन्होंने इसको बोला सॉल्टेशन. क्या बोला, सॉल्टेशन बोल के जाला, सॉल्टेशन. बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो क्या बोला, म्यूटेशन जो है वो एक लार्ज चेंज है, सडन चेंज है, सिंगल स्टेप में होते हैं. और यही जो म्यूटेशन होते हैं, यही म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर
एवोल्यूशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डार्विन के जो वेरिएशंस है ना, उनसे नहीं हो रहा है एवोल्यूशन, किससे हो रहा है? हमारे म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। और डार्विन कह के गए थे कि जो एवोल्यूशन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जबकि ह्यूगो डिवरीज क्या बोल के गए कि एवोल्यूशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है, एक जर्की प्रोसेस है। कैसा है? एक जर्की प्रोसेस है, सडनली हो जाता है। एंड एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि डार्विन क्या बोल के गए कि एवोल्यूशन एक स्मॉल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ग्रेजुअली होता है। बिल्कुल उल्टा बोल के गए ह्यूगो डिवरीज से। और ह्यूगो डिवरीज ने बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी थ्योरी दी कि म्यूटेशन की वजह से होता है, लार्ज सडन चेंज होता है, एक ही स्टेप में हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक होता है, जर्की होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? फिर यहाँ पर ह्यूगो डिवरीज एक चीज और बोल के गए कि जो हमारा एवोल्यूशन है वो कैसा है? वो कैसा है? डायरेक्शन लेस है। कैसा है? डायरेक्शन लेस है। जो हमारा एवोल्यूशन हो सकता है वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन को सरवाइव करने में भी मदद कर सकता है, और रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है, जो हो सकता है पॉपुलेशन की एक्सटिंक्शन का रीजन बन जाए। सो इट इज अ डायरेक्शन लेस प्रोसेस। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये सब क्या है? दिस इज आवर ह्यूगो डिवरीज की म्यूटेशन थ्योरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। तो ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी कब? फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में। बात समझ में आ रही है? किस पे काम किया उन्होंने? वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज, और किस उसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इओनोथेरा लेमार्कियाना। बात समझ में आ रही है? तो म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि जो म्यूटेशन है वो एक लार्ज सडन चेंज है जो कि एक पॉपुलेशन में होता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। एंड व्हाट इज इट? इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सॉल्टेशन जिसको बोलते हैं। सडनली एक पॉपुलेशन में अराइज हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज है, एंड रैंडम है, एंड डायरेक्शनल लेस वेरिएशंस है, चेंजेस है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करके लाए हैं डार्विनिज्म के बीच में एंड म्यूटेशन थ्योरी के बीच में। डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने हमारे को बोला कि जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं? चेंजेस जो हैं वो क्या है? वेरिएशंस है। जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? वेरिएशंस है। जबकि ह्यूगो डिवरीज बोल के गए कि वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ह्यूगो डिवरीज ने बोला कि जो चेंजेस हैं वो क्या है? म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन है। अब जो वेरिएशन है, डार्विन ने बोला जो वेरिएशन हो रहे हैं, उन्होंने जिसको वेरिएशन बोला उसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। जबकि ह्यूगो डिवरीज क्या बोलेंगे कि वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? मैं जो बोल के जा रहा हूँ म्यूटेशन, उसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। फिर डार्विन ने बोला कि जो वेरिएशंस हैं वो छोटे छोटे हैं और डायरेक्शन है। कैसे है? डायरेक्शनल है। जबकि ह्यूगो डिवरीज ने बिल्कुल उल्टा बोला कि म्यूटेशन बहुत बड़ा है, लार्ज स्टेप है, सडन स्टेप है, रैंडम है, एंड डायरेक्शनल लेस है। और एवोल्यूशन कैसा है? जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि डार्विन बोले कि एवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। बिल्कुल ही उल्टे काम थे दोनों के। बात समझ में आ रही है? पर एक कॉमन पॉइंट क्या था? दोनों कहकर जा रहे थे कि चेंज होने के वजह से हमारा क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन डार्विन के हिसाब से वो चेंज वेरिएशंस थे, एंड ह्यूगो डिवरीज के हिसाब से वो चेंज क्या थे? वो डीएनए में चेंजेस थे या जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस थे, जिनको उन्होंने म्यूटेशन बोला। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमारे पास में क्या आया? अब यही दो हमारे मेजर क्या थे? थ्योरीज थे। एक डार्विनियन थ्योरी या डार्विनिज्म, एक हमारे म्यूटेशन थ्योरी। अब किसी में कुछ फेवर हो रहा था, किसी में कुछ फेवर हो रहा था।
किसी के कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट थे, किसी के कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट थे। तो एक नई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन आया, नई मॉडर्न थ्योरी आई, जो किससे मिलके बनी थी? डार्विन के अच्छे पॉइंट से और ह्यूगो डीवरीज के म्यूटेशन थ्योरी के पॉजिटिव पॉइंट से। इनको मिलाकर क्या बनाया गया? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, जिसको क्या बोला गया? नियो डार्विनिज्म। क्या बोला गया? नियो डार्विनिज्म। एंड इनके साथ में और भी बहुत सारे कौन आए थे? बहुत सारे इनके साथ में और भी साइंटिस्ट थे। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो इन्होंने क्या बोला कि जो पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा। हमारी जो नई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन आया था, या जो सिंथेटिक थ्योरी आई थी, उसमें क्या बोला था कि पॉपुलेशन में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द जीन्स। जीन्स में चेंज आना मतलब जेनेटिक चेंज कैसा भी हो सकता है, क्रोमोसोम में भी चेंज आ सकता है, क्रोमोसोम में भी चेंज आ सकता है और जीन में भी चेंज आ सकता है। या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तब चेंज आएगा। या जीन में क्या होएगा? जीन में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वहां पे चेंज आ जाएगा। और यहीं पे हमारे क्या आते हैं? पॉइंट म्यूटेशंस आते हैं, कि मतलब अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में हमारा चेंज आ जाए तो वो क्या ला देगा? एक चेंज ला देगा, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर किस में करके गए? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में करके गए। और डीएनए के बारे में तो पूरा हम इन डेप्थ गहराइयों में जाकर पढ़ के गए हैं हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो अब समझ आ रही है बात कि हमने क्यों पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा और फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा और फिर हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है आइसोलेशन। क्या आता है? हमारी जो पॉपुलेशन है अगर वो आइसोलेट हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, देन वी हैव हेरिडिटी, देन वी हैव हेरिडिटी, वी हैव नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट डू वी हैव? वी हैव नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें सबसे बड़ा क्या एग्जाम्पल है हमारा? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो हमने कहाँ पढ़ा था? जो हमने बिस्टन बेटुलेरिया में पढ़ा था, वो पेपर्ड मॉथ वाला एक्सपेरिमेंट, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन। एंड फिर हमने क्या पढ़ा? स्पीसिएशन पढ़ा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो हमारे पास में क्या हुआ? पॉपुलेशन में चेंज हुआ, फिर उस पॉपुलेशन का आइसोलेशन हुआ, उसकी हेरिडिटरी में आगे वाली जनरेशन में गया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और एक नई स्पीशीज फॉर्म हो गई, दैट इज स्पीसीएशन, दैट इज स्पीसीएशन। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन में हमारे पास में क्या आते हैं? म्यूटेशन आते हैं। अब म्यूटेशन क्रोमोसोम में भी हो सकता है और म्यूटेशन जीन में भी हो सकता है। ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बात करी थी कि जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे पास दोनों तीनों तरीके के हो सकते हैं। क्रोमोसोम में हो जाए कि भाई क्रोमोसोम का या तो स्ट्रक्चर बदल गया या फिर क्या बदल गया? क्रोमोसोम के नंबर बदल गए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या बदल गए? या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल गया या फिर क्रोमोसोम में क्या है जो हमारे पास में नंबर है क्रोमोसोम का वो बदल गया। हमने क्या पढ़ी थी नंबर चेंज होने में? नंबर चेंज हमने क्रोमोसोम में क्या पढ़ी थी? पॉलीप्लॉइडी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पॉलीप्लॉइडी पढ़ी थी कि नंबर बढ़ गया। यस, और हमने क्या पढ़ा था? एन्यूप्लॉइडी भी पढ़ा था, ठीक है, ट्राइजोमी पढ़ा था, एन्यूप्लॉइडी भी पढ़ा था, जहाँ या तो नंबर कम हो रहे हैं या नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और म्यूटेशन और किसका हो सकता है? जीन का हो सकता है, कि अगर कोई जीन में म्यूटेशन हो रहा है, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, अगर आपका कोई बेस उड़ गया या ऐड हो गया या फिर सब्स्टिट्यूट हो गया। जो सिकल सेल एनीमिया है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? सिकल सेल एनीमिया में हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? एक बेस के सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक बीमारी हो जाती है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। और अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और अगर कोई बेस ऐड हो जाए तो पूरे के पूरे जेनेटिक कोड के फ्रेम शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। याद आ रही है बात? बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जीन म्यूटेशन समझ आया, जेनेटिक वेरिएशन समझ आया कि या तो क्रोमोसोम में चेंज हो सकता है, क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, या फिर अगर आपके जीन में चेंज होता है, जीन के न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज होता है, तो क्या होगा?
तब आपका होगा जेनेटिक वेरिएशन। आ रही है बात समझ में? फिर हमने दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जब भी हम क्या करते हैं, हम कभी भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में एक क्या होता है? मेल पेरेंट होता है, और क्या होता है? फीमेल पेरेंट होती है। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? 2n2n होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? 2n2n होते हैं। ये अपने गमीट्स बनाते हैं n, ये अपने गमीट्स बनाते हैं n, ये भी अपने अपने गमीट्स बनाते हैं। यस और नो? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर हम फीमेल को, मान लीजिए अगर हम फीमेल के क्रोमोसोम्स को या उनके गमीट्स को अलग कलर से लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पर इनको फ्यूजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो प्रोजेनी बन रही है, उसके पास में 50% जीन्स कहाँ से आ रहे हैं? मेल से आ रहे हैं। ठीक है, एंड 50% जीन्स कहाँ से आ रहे हैं? फीमेल से आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर दो अलग अलग तरफ से जीन्स आए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है? जीन का रिकॉम्बिनेशन हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ डुअल पेरेंटेज। बिकॉज ऑफ डुअल पेरेंटेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारे पास कभी भी अगर कोई एक पेरेंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? पेरेंट प्रेजेंट है। पेरेंट क्या करेगा? गमीट्स बनाने के लिए मियोसिस करेगा। गमीट्स बनाने के लिए क्या करेगा? मियोसिस करेगा। और मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। याद आ रही है बात? क्या होता है? हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग होता है। ऐसे होता है क्रॉसिंग ओवर। यस और नो? यस और नो? हमारे पास में क्या होते हैं? जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड उसके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमारे पास में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है। तो ये इवेंचुअली कैसे बन जाते हैं फिर? कि हाफ ऑफ पार्ट्स इनके एक्सचेंज हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। क्या हो जाते हैं? हाफ ऑफ पार्ट्स हमारे पास में एक्सचेंज हो जाते हैं। किस किस के बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? यस और नो? यस और नो? ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं सेल साइकिल में। यस, तो हमारे पास में ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारे पास में जीन का रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन किस किस वजह से हो रहा है? डुअल पेरेंटेज की वजह से हो रहा है। आ रही है बात समझ में? एंड हमारे पास में जीन्स के बीच में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मियोसिस के टाइम पे। मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब कोई भी जीन, कोई भी गमीट किसी भी गमीट से फ्यूज कर सकता है। हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं ना, कि ये गमीट इस फीमेल गमीट से भी फ्यूज करेगा और ये गमीट इस फीमेल गमीट से भी फ्यूज करेगा। सो देयर इज अ रैंडम फ्यूजन ऑफ गमीट्स। रैंडम फ्यूजन ऑफ गमीट्स। और हमारे पास में जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो नए अलील्स बनकर आ रहे हैं। क्या बन के आ रहे हैं? नए अलील्स बनकर आ रहे हैं। एंड जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। उनका क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। मतलब अगर कोई एक पेयर ऑफ जीन्स दूसरे पेयर ऑफ जीन्स के साथ में है, तो वो एक दूसरे के सेग्रीगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये तीन लॉज हमने मेंडेलियन लॉज में पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये तीनों ही लॉज हमारे जीन रिकॉम्बिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अब हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है जीन माइग्रेशन, जिसकी वजह से भी क्या आ रहा है? पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है। जीन माइग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज जीन माइग्रेशन? कि मतलब आपके पास में यहाँ पर क्या है? आपके पास में एक एरिया है, ठीक है, राइट, एंड यहाँ पर क्या है? आपके पास में दो स्पीशीज है। एक स्पीशीज आपके पास में क्या है? ए स्पीशीज है,
और आपके पास में क्या है, आपके पास में एक स्पीशीज है बी स्पीशीज। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब यहाँ की स्पीशीज, मान लो बी स्पीशीज जो यहाँ की है, तो यहाँ की जो ये बी स्पीशीज है वो क्या करती है, वो इस जगह को छोड़कर कहाँ चली जाती है, किसी और रीजन में चली जाती है, किसी और रीजन में चली जाती है। मान लो यहाँ पर क्या हो गया, फूड की स्कैरसिटी हो गई। क्या हुआ, फूड की स्कैरसिटी हो गई कि जो फूड हमारे बी को चाहिए वो नहीं है। या फिर क्या हुआ, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कुछ चेंज आ गए। क्या हुआ, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कुछ चेंज आ गया, जिसकी वजह से बी स्पीशीज ने क्या किया, माइग्रेट किया। बी स्पीशीज ने क्या किया, माइग्रेट किया। और बी स्पीशीज कहाँ चली गई, दूसरी एरिया में चली गई, दूसरी एरिया में चली गई। तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास में कोई और दूसरी स्पीशीज हो, यहाँ पर हो सकता है कोई हमारे पास में और दूसरी स्पीशीज हो जो कि क्या हो सकता है, इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं हो और बी को आसानी से इस्टेब्लिश करने में मदद करें। ठीक है, या फिर बी आसानी से इस्टेब्लिश हो जाए वहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर एरिया से जीन का चले जाना, मतलब कि क्या कर जाना, एमिग्रेट कर जाना, एमिग्रेशन होना, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। मतलब जीन यहाँ से, एक जीन का वेरिएंट यहाँ से फ्लो करके दूसरे एरिया में चला गया, यस और नो, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन माइग्रेशन। क्या बोल रहे हैं, जीन माइग्रेशन बोल रहे हैं। इस वजह से भी क्या होएगा, जो हमारे पास में ये जो रीजन है इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा, जितने अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अब बी वाली सारी पॉपुलेशन उठ के उधर चली गई, तो यहाँ पर अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड पहले यहाँ पर सी थे, अब किस वजह से, इमिग्रेशन होने की वजह से, किस वजह से, इमिग्रेशन होने की वजह से भी यहाँ पर भी क्या होगी, जीन में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। जीन की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो, यस और नो। अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मैथ्स लगा के देखें तो हमारे पास में कितने इंडिविजुअल्स हैं, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो अपॉन 16 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8 हुआ। दैट इज अराउंड 0.5, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 कितना हो गया, 0.5 फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर हम यहाँ निकालते हैं बी की फ्रीक्वेंसी, किसकी निकालते हैं, बी की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होंगे क्योंकि 16 है, तो हाफ कितना हो गया, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0.5 हो गई, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0.5 हो गई। तो यहाँ पे ए और बी कैसे कैसे प्रेजेंट थे, 0.5 की फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट थे। लेकिन जब जीन फ्लो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जीन फ्लो हुआ, तब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल्स चले गए, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ से चले गए 4 इंडिविजुअल्स चले गए, 4 बी वाले इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर गए। बात समझ में आ रही है। अब हमारी जो चेंज हुई हुई फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हम निकालेंगे कि हमारे पास अगर ए की फ्रीक्वेंसी हम निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 8, और 4 तो चले गए, तो 16 में से -4 करो, कितना होगा, 12, तो कितनी हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4/12, कितनी हो जाएगी, 4/12, क्योंकि 4 ही बचे, 4 तो चले गए उधर, तो 1/3 फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, हमारे बी की हो जाएगी। सो दिस जीन फ्लो changes the frequency of a particular allele or a particular gene। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये किस वजह से हो रहा है, जीन फ्लो की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, जीन फ्लो की वजह से हो रहा है। फिर हमारे पास में है यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है,
जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब भी कभी भी जीन के एक वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में एक पेरेंटल पॉपुलेशन है। दो इफेक्ट काम करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में। जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट काम करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट काम करते हैं। पहला हमारे पास में है फाउंडर्स इफेक्ट। कौन सा? फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, अब ये हमारी क्या है? पेरेंट पॉपुलेशन है। पेरेंट पॉपुलेशन बनाते हैं तो इस पेरेंट जगह में हमारे पास में क्या है? एक हमारे पास में ये रेड पॉपुलेशन है। इस पेरेंट जगह में हमारे पास में ज्यादा कौन है? रेड पॉपुलेशन है। थोड़ी बहुत हमारे पास में कौन है? येलो पॉपुलेशन है। ठीक है, एंड थोड़ी बहुत हमारे पास में ग्रीन पॉपुलेशन है। ठीक है, क्या है? ग्रीन पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग माइग्रेट कर गए और उन्होंने अपनी एक नई पॉपुलेशन बना ली। क्या बना ली? एक उन्होंने अपनी नई पॉपुलेशन बना ली। नए एनवायरनमेंट में जाके, नई लोकेशन पे जाके इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ से कौन कौन गया? हमारे पास में यहाँ पर अभी किसकी डोमिनेंसी थी? रेड की थी। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन है? हमारे पास में यहाँ पर रेड है, रेड पॉपुलेशन है। ठीक है, एंड रेड के साथ में थोड़ा सा ग्रीन भी क्या करी थी? ग्रीन भी क्या करी थी? ग्रीन ने भी खुद को माइग्रेट कर लिया था। ठीक है, पर वहां पर अभी ज्यादा कौन है? वहां पर अभी ज्यादा कौन है? रेड पॉपुलेशन है। अब ये क्या है? ये एक नया इन्वायरमेंट है। तो आफ्टर सेवरल जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस के बाद देखने को क्या मिला? बहुत सारी जनरेशंस देखने के बाद हमारे को क्या मिला? दैट इवेंचुअली जो हमारी रेड पॉपुलेशन थी वो तो क्या हो गई? दैट मिनिमाइज्ड एंड फ्लरिश कौन कर गई? ग्रीन पॉपुलेशन फ्लरिश कर गई। एंड इवेंचुअली फिर हमने जब फाइनली देखा तो हमने क्या देखा? दैट जो हमारी ग्रीन पॉपुलेशन थी उसी ने पूरा खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। तो यहां पर क्या चेंज हुई? यहां पर चेंज हो रही है हमारी जीन के वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी। यहां पर सबसे ज्यादा कौन था? यहां पर सबसे ज्यादा अभी रेड था। यस और नो? रेड वाला हमारा सबसे ज्यादा था, राइट? उसके बाद हमारा कौन था? अगर हम इसको बनाएं, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि ये हमारा रेड है, ठीक है, फिर कौन था? हमारा ग्रीन था, और फिर कौन था? हमारा येलो था। यस और नो? तो अगर हम इसको क्या लगाएं, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, लेकिन जीन ने क्या किया? थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया। जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ड्रिफ्ट करे, चेंज करे, दूसरी जगह पर जाकर इन्होंने क्या किया? खुद को इस्टेब्लिश किया। अब जब खुद को इस्टेब्लिश किया तो यहाँ पर हमारे को क्या दिखा कि यहाँ पर हमारे पास में एक रेड पॉपुलेशन थी, एक हमारे पास में ग्रीन पॉपुलेशन थी। ये तब की बात है जब ये इस्टेब्लिश होना शुरू हुए। बट इवेंचुअली फाइनली हमें क्या दिखा? दैट फाइनली हमारे पास में जो रेड जीन की फ्रीक्वेंसी थी वो बिकॉज ऑफ न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस वो धीरे धीरे कम होती गई, और जो ग्रीन जीन की फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ती गई। एंड इवेंचुअली जीन ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ने, जो ग्रीन कलर के जीन का वेरिएंट है, उसने क्या किया है? उसने खुद को फ्लरिश कर लिया है, एस्टैब्लिश कर लिया है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? सो दिस पॉपुलेशन जो इवेंचुअली खुद को इस्टेब्लिश कर पाई, एक सेटलमेंट एरिया से दूसरे सेटलमेंट एरिया में मूव करने के बाद, इस पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? दैट इज बॉटलनेक। क्या है?
दैट इज बॉटलनेक। दूसरा हमारा इफेक्ट क्या है? बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हम बॉटलनेक इफेक्ट बनाने तो बॉटल तो बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है? एक बॉटल है। ये क्या है? एक बॉटल है। यस। एंड इस बॉटल में क्या है? जैसे हमारे पास पहले बहुत सारी पॉपुलेशन थी, वैसे ही इस बॉटल में भी क्या होंगी? बहुत सारी पॉपुलेशन होंगी। हम यहाँ पे 3 पॉपुलेशन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने पॉपुलेशन बना ली। ओके, अब क्या होगा? जब यहां से ये कहीं और जाएंगे तो इस बॉटल को हमें क्या करना पड़ेगा? टिल्ट करना पड़ेगा। यस और नो? हम क्या करेंगे? इस बॉटल को टिल्ट करेंगे, राइट? और यहाँ पे ये नेक होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और यहाँ से हम इसको किसी दूसरे एरिया ऑफ सेटलमेंट में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा? ट्रिकलिंग होगी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन ट्रिकल करके आएगी। यस और नो? ये पॉपुलेशन ने ट्रिकल किया एंड यहाँ पर हमारे पास में क्या है? थोड़ी बहुत येलो पॉपुलेशन भी है। क्या है? येलो पॉपुलेशन भी है। दैट ऑल्सो गॉट अ चांस टू मूव टू अ न्यू से एरिया ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कम वाली फ्रीक्वेंसी थी, दैट डिडंट गेट अ चांस, राइट? एंड इसके ऊपर क्या इफेक्ट आया? इस ग्रीन वाली पॉपुलेशन पे, ग्रीन जीन के वेरिएंट के पॉपुलेशन पे ये क्या पड़ा? यहाँ पर बॉटल नेक इफेक्ट पड़ा। बॉटल नेक इफेक्ट मतलब जब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो चौड़ी रोड से वो ट्रैफिक आराम से निकल जाता है। लेकिन जब वो रोड नैरो हो जाती है, लाइक दिस नेक, तो क्या होता है? सिर्फ वही निकल पाता है जो कि केपेबल होता है, जो कि सरवाइव कर सकता है। यस और नो? जो कि सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पर बॉटलनेक इफेक्ट में, या बॉटलनेक इफेक्ट जो है उसको हम क्या मान सकते हैं? कि कोई एपिडेमिक हो गई, या फिर क्या हो गया? कोई हंगर हो गया, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई लाइक फ्लड या अर्थक्वेक, या फिर क्या हो गया? हंटिंग हो गई, किसी पर्टिकुलर स्पीशी की हंटिंग कर दी, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशी का प्रिडेशन ज़्यादा हो गया तो वो स्पीशी क्या कर गई? एक्सटिंक्ट कर गई। उस स्पीशी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो इवेंचुअली क्या होगा? जो ग्रीन स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी बिकॉज ऑफ द बॉटलनेक इफेक्ट। एंड सरवाइव कौन करेगा? अगर इस पॉपुलेशन को सरवाइव करने का चांस मिले तो हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में एक पॉपुलेशन होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रेड पॉपुलेशन होगी एक तो, एंड हमारे पास में क्या होगी? येलो पॉपुलेशन होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? So this is how the frequency of the alleles change. This is how the genes change. या तो आप क्या कर लो? जेनेटिक वेरिएशन कर लो, या फिर आप क्या कर लो? जीन का रिकॉम्बिनेशन कर लो, या फिर आप क्या कर लो? जीन को भगाई दो और कहीं और पहुंचा दो, जीन को माइग्रेट करवा दो, तब हमारी जेनेटिक अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। या फिर आप जेनेटिक ड्रिफ्ट कर लो, या तो फाउंडर इफेक्ट कर लो, या तो क्या कर लो? फाउंडर इफेक्ट कर लो, हमारा फाउंडर इफेक्ट ये रहा, एंड या फिर क्या कर लो? बॉटलनेक इफेक्ट कर लो। तो इससे क्या होगा? हमारा जो जेनेटिक वेरिएशन है वो पॉपुलेशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेनेटिक वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में जो नई हमारी मॉडर्न थ्योरी आई थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? इट वाज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, आइसोलेशन, हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन जिसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, राइट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, देन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ये हमारे नेचुरल सिलेक्शन थे, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, दैट इज स्पीसिएशन, जो कि हमारे को डार्विन समझा के गए थे कि एक पॉपुलेशन है वो रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकती है, फिर स्टेबलाइज भी होती है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रहते हैं, वेरिएशंस होता है। वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन इनहेरिट करी जाती है,
right? And there is a struggle for existence, then there is survival of the fittest, and then there is formation of a new species. तो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट से बता दो, yes or no? ठीक है, तो ये सारी हमारी इंटायर जितनी भी थ्योरीज थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की. किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, कि भाई नेचुरल सिलेक्शन किसको फेवर करके जाता है, और साथ ही में हम पढ़ के जाएंगे हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.